नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 19 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। धर्मशाला सीयू के 250 करोड़ पर किसकी नजर? विधानसभा सत्र से पहले गरमाने लगा माहौल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा पूरी तरह से गरमा गया है। अब जनता सवाल उठाने लगी है कि धर्मशाला के जदरांगल में बनने वाले कैंपस के लिए 250 करोड़ पर किसकी नजर है। आखिर 30 करोड़ के चक्कर में 250 करोड़ रुपए की इस बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना में कौन अधिकारी व नेता अड़ंगा अटका रहा है। कांगड़ा जिला की जनता के बीच चर्चा बने इस मुद्दे को विपक्षी दल भाजपा भी खूब भुना रही है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस का मुद्दा इन दिनों खूब गरमाया हुआ है। आम जनता से लेकर विपक्ष तक इस बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना पर सरकार को घेर रहा है। इसके तहत देहरा की तर्ज पर धर्मशाला में भी 250 करोड़ से भवन निर्माण का काम शुरू होना था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए जमा न करवाने के कारण मामला लटक गया है। हालांकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जून माह में क्लियरेंस दे दी थी। ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। धर्मशाला परिसर का शिलान्यास मां चामुंडा मंदिर के निकट मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांगड़ा चंबा के सांसद शांता कुमार की मौजूदगी में किया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि न तो भाजपा सरकार यह प्रोजेक्ट सिरे चढ़ पाई और न ही कांग्रेस सरकार इस बड़े मुद्दे पर गंभीरता दिखा रही है। क्षेत्र की समाजसेवी संस्थाओं सहित छात्र संगठन व आम आदमी अब लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। विपक्ष ने रैली में बनाया बड़ा मुद्दा। केंद्रीय विश्वविद्यालय पर प्रदेश सरकार के रवैये को विपक्षी दल भाजपा ने भी अब बड़ा मुद्दा बना दिया है। मंगलवार को धर्मशाला में आक्रोश रैली में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला किया। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों में भी कांगड़ा चंबा के युवाओं से जुड़ा यह मुद्दा खूब गरमाने वाला है। आहत होने लगे नेता। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय पर दिए गए बयान में उन्होंने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि क्या उनके रहते यह परियोजना सिरे चढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, वह कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं और इस परियोजना पर काम न होने से खासे आहत हैं। क्षेत्र की करीब 1 दर्जन से अधिक समाजसेवी संस्थाएं जन चेतना संस्था के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन लगातार आंदोलन और सरकार के समक्ष पक्ष रखने पर भी कोई बात न बनने से लोगों में खासी नाराजगी है। नाबार्ड से तोहफों की झड़ी, जुड़ेंगी बरसात में टूटी सड़कें। पीडब्ल्यूडी में अब तक 47 प्रोजेक्ट को मिल चुकी है मंजूरी। नाबार्ड की मंजूरी के बाद पीडब्ल्यूडी ने सभी 16 प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इन प्रोजेक्ट को अब तकनीकी समिति के पास भेजा जा रहा है। यह समिति इन प्रोजेक्ट पर अपनी राय देगी और इसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे जाएंगे। जिन 16 प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, उनमें 13 अकेले शिमला और कांगड़ा को मिले हैं। इन सड़कों के निर्माण पर कुल खर्च 26 से 74 लाख रुपए प्रति किलोमीटर आने की संभावना है। बहरहाल पीडब्ल्यूडी ने इन प्रोजेक्ट को शुरू करने की आगामी तैयारियां शुरू कर दी है।
प्रोजेक्ट पर विशेषज्ञ की सलाह ली जाएगी और मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति के बाद टेंडर शुरू हो जाएंगे। इससे पूर्व अगस्त से अक्टूबर तक 2 बार नाबार्ड में मंजूरी मिल चुकी है। अब तक पीडब्ल्यूडी के 47 और जल शक्ति विभाग के 31 प्रोजेक्ट नाबार्ड से मंजूर हुए हैं। इन प्रोजेक्टों की दोनों विभाग टेंडर प्रक्रिया शुरू कर चुका है। अक्टूबर महीने में पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के 46 प्रोजेक्ट को एक साथ मंजूरी मिली थी। इसमें 15 पीडब्ल्यूडी के थे, जबकि 31 पेयजल योजनाएं थी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री कार्यालय, पीडब्ल्यूडी और वित्त विभाग से पास होने के बाद प्रशासनिक रिपोर्ट विभाग कार्यालय को भेजी गई थी। पीडब्ल्यूडी में मंजूर सभी 15 प्रोजेक्ट की विभाग टेंडर प्रक्रिया शुरू कर चुका है। नाबार्ड ने सड़कों के जिन 15 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, उनका कुल बजट 130 करोड़ रुपए है और इसमें 13 करोड़ रुपए राज्य सरकार को चुकाने हैं। इन प्रोजेक्ट से 6 जिलों को सीधा लाभ मिलने वाला है। इनमें कांगड़ा में 7, सोलन में 3, हमीरपुर में 2, कुल्लू, सिरमौर और ऊना में एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। नाबार्ड में प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद विभाग ने सरकार के हिस्से की मंजूरी के लिए फाइल सचिवालय भेजी गई। नाबार्ड में जिन 15 प्रोजेक्ट को तय किया गया है, उनमें से ज्यादातर अति दुर्गम इलाकों में है। इन क्षेत्रों में सड़कें या तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है या इनका निर्माण ही नहीं हो पाया है। नाबार्ड ने 329 करोड़ के 46 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। इनमें से 31 प्रोजेक्ट जल शक्ति विभाग के पास है और इनकी भी सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। जल शक्ति विभाग ने इन प्रोजेक्ट के लिए प्रशासनिक मंजूरी हासिल कर ली है और अब टेंडर प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। नाबार्ड की मंजूरी से लंबे अरसे बाद जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर काम शुरू होने वाला है। राज्य सरकार के गठन के बाद जल शक्ति विभाग में यह सबसे बड़ी मंजूरी है। विभाग इसे आपदा के दौरान बर्बाद हो चुकी पेयजल लाइनों के सुधार के तौर पर भी देख रहा है। जल शक्ति विभाग को 30 में से कांगड़ा में 8, ऊना 7, हमीरपुर में 4, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर और सोलन में 2-2 जबकि चंबा में एक पेयजल योजना को मंजूरी मिली है, जबकि एकमात्र सीवरेज प्रोजेक्ट कांगड़ा जिला के नगरोटा सूरिया में मंजूर हुआ है। यह सीवरेज प्रोजेक्ट कटोलिया सकनारा में पूरा होगा। समय पर शुरू होंगे सभी प्रोजेक्ट। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि नाबार्ड से अब तक जितनी भी किस्तें जारी हुई हैं, उन सभी से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तकनीकी समिति की राय और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इन प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल रही है। विभाग तय समय में टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। भविष्य में नाबार्ड में प्रोजेक्ट प्रस्तावित करने का सिलसिला जारी रहेगा। नाबार्ड के तहत मंजूर हुए प्रोजेक्ट तय समय पर शुरू हो, इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। प्रदेश में जनवरी से होगी बंदरों की गिनती, विभाग ने एजेंसी को औपचारिकताएं पूरी करने के दिए निर्देश। प्रदेश में बंदरों की गिनती अब जनवरी महीने से शुरू होगी। वन्य प्राणी विभाग ने गिनती के लिए तय एजेंसी को जनवरी तक सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व यह गिनती नवंबर में शुरू होनी थी, लेकिन औपचारिकताओं में देरी की वजह से अब इसे जनवरी से शुरू किया जा रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल में करीब 4 साल बाद बंदरों की गिनती होगी। वन्य प्राणी विभाग नवंबर से यह गणना शुरू करेगा और अप्रैल में इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। इससे पूर्व 2019 में बंदरों की गिनती की गई थी और इस गणना में प्रदेश के भीतर 3,16,000 बंदर होने का खुलासा हुआ था। वन्य प्राणी विभाग ने इस गणना के बाद बंदरों की नसबंदी का अभियान चलाया गया और वन्य प्राणी विभाग ने बीते कुछ समय के दौरान 1,76,000 बंदरों की नसबंदी की है।
विभाग की माने तो इस कार्रवाई की वजह से बंदरों की बढ़ती आबादी नियंत्रित हुई है। इस अभियान को नहीं चलाया जाता तो प्रदेश में 6 लाख बंदर अब तक बढ़ चुके होते। केंद्र ने वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव किया है। नए संशोधन में वाइल्ड लाइफ एक्ट में शामिल शेड्यूल 5 के प्रावधान को हटा दिया गया है। दरअसल शेड्यूल 5 में ही फसलों या मानव जीवन को खतरे में डालने वाले जानवरों को हिंसक घोषित करने का प्रावधान था। अब शेड्यूल को हटाने के बाद किसी भी जानवर को वर्मिंग नहीं बनाया जा सकता है। 4 साल बाद होगी गिनती। वन्य प्राणी विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल अनिल ठार ने बताया कि करीब 4 साल बाद प्रदेश में दोबारा बंदरों की गिनती हो रही है। वन्य प्राणी विभाग पहले नवंबर में इस गिनती को शुरू कर रहा था, लेकिन औपचारिकताओं में देरी की वजह से अब इसे जनवरी से शुरू किया जाएगा। इससे पहले 2019 में बंदरों की गणना की गई थी और उस समय इनकी संख्या 3,16,000 थी। अब इस संख्या में कमी आई है। हिमाचल पुलिस को 25 बुलेट विश्व बैंक स्पॉन्सर्ड योजना के तहत प्रदान किए 350 सीसी मोटरसाइकिल। हिमाचल प्रदेश पुलिस को रोड सेफ्टी एवं कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 25 एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी बुलेट मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करने एवं आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल विश्व बैंक स्पॉन्सर्ड योजना के तहत प्रदान किए गए। प्रथम चरण में यह योजना शिमला एवं नूरपुर जिला में चलाई जा रही है। सड़क सुरक्षा लागू करने के लिए उपरोक्त जिलों को गश्त करने के लिए मोटरसाइकिल तथा अन्य आधुनिक उपकरण प्रदान किया जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए संवेदनशील एवं कृत संकल्प है, जिसके फल स्वरूप वर्ष 2023 में सड़क हादसों एवं तथा मौत के आंकड़ों में कमी आई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीटी नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि टेक्नोलॉजी के विस्तार से अपराध में बदलाव आया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं संसाधन आज कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे समाज में कानून का राज स्थापित करने में सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि अपराध की रोकथाम अपराध के जोखिम का पूर्वाभास करना, पहचान करना और मूल्यांकन करना और इसे खत्म करने या कम करने के उपायों की शुरुआत करना है। एएसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने बताया कि भारत में अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां जिम्मेदार है। चचेरे भाई का पेपर देने आया था युवक, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भर्ती परीक्षा में पकड़े आरोपी ने खोला मुंह। शिमला जिला के डीएवी स्कूल न्यू शिमला में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भर्ती परीक्षा में किसी दूसरे अभ्यर्थी की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया मथुरा का युवक चचेरे भाई का पेपर देने पहुंचा था। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी के पेपर देने के मामले में इसका खुलासा किया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भर्ती की परीक्षा सीबीएसई के माध्यम से करवाई गई थी। डीएवी स्कूल न्यू शिमला के परीक्षा केंद्र 17 दिसंबर को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भर्ती परीक्षा की परीक्षा में पवन नाम का एक अभ्यर्थी संदेश नाम के उम्मीदवार की परीक्षा देते हुए पाया गया। जांच करने पर आरोपी पवन के फिंगरप्रिंट उम्मीदवार संदेश के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए। आरोपी के जब फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए तो इसका खुलासा हुआ कि आरोपी युवक किसी दूसरे व्यक्ति की परीक्षा देने पहुंचा था। परीक्षा केंद्र में पकड़े गए आरोपी की पहचान पवन निवासी गांव जाबरा तहसील मंठ जिला मथुरा उत्तर प्रदेश उम्र 28 साल के रूप में हुई थी। मामले की शिकायत परीक्षा केंद्र के सुपरिटेंडेंट ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था।
एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भर्ती परीक्षा में दूसरी व्यक्ति की परीक्षा देते हुए पकड़े गए आरोपी युवक को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। ऊना शहर में दुकानों में घुसा बेकाबू ट्रक, बड़ा हादसा टला। ऊना शहर के ऊना संतोषगढ़ मार्ग पर मिनी सचिवालय के सामने एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे दुकानों में जा घुसा। उक्त हादसे में दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह रही है कि इस हादसे में कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे के दौरान सड़क पर जाम बना रहा। गैस पाइपलाइन से जुड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन मंधाला के उद्योगों और घरों तक पहुंची गैस की सप्लाई। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योगों व घरों तक पाइप के जरिए नेचुरल गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। इंडियन ऑयल अदानी गैस लिमिटेड ने प्रथम चरण में बद्दी और बरोटीवाला से सटे क्षेत्रों में पाइप प्राकृतिक गैस पीएनजी की सुविधा शुरू की है। यह पाइपलाइन पिंजौर होते हुए बद्दी पहुंचाई गई है। इसे चरणबद्ध तरीके से नालागढ़ तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि बीते कई वर्षों से बीबीएन क्षेत्र को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की कवायद चल रही थी। इसी दौरान 4 लेन व रेलवे लाइन का कार्य शुरू होने से भी गैस पाइपलाइन योजना को शुरू करने में विलम्ब हुआ, लेकिन अब बीबीएन को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की योजना पूर्ण हो गई है और प्रथम चरण में औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के सीमावर्ती इलाके में पाइप से गैस आपूर्ति शुरू की दी गई है। बता दें कि इंडियन ऑयल अदानी गैस लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन शुरू करने से जहां बीबीएन में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं क्षेत्र के करीब 2000 उद्योगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा ग्लास आधारित उद्योग भी हिमाचल का रुख करेंगे। इस पाइपलाइन को प्रथम चरण में ट्राई सिटी चंडीगढ़ के बाद नेशनल हाईवे से होते हुए पिंजौर, बरोटीवाला व बद्दी तक लाया गया है। इस लाइन के जरिए घरेलू, सीएनजी, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई होगी। पाइपलाइन से सीधे उद्योगों व घरों को कनेक्शन मिलेंगे। इसके लिए उद्योगों व घरों में मीटर लगेंगे, जिनकी रीडिंग के आधार पर ही बिल अदा करना होगा। बीबीएन क्षेत्र में राज्य के 90% से अधिक उद्योग है। जुलाई में ट्रायल आधार पर पीएनजी की आपूर्ति शुरू की गई थी, जिसके बाद अब मंधाला के साथ उद्योगों और 20 घरों तक लाइन बिछाकर आपूर्ति शुरू की गई है। इसके बाद बरोटीवाला, झाड़माजरी व काठा औद्योगिक क्षेत्रों में आपूर्ति शुरू की जाएगी। 7 कंपनियों सहित 20 घरेलू कनेक्शन जारी। आईओजीपीएल के एसोसिएट मैनेजर नवीन ने बताया कि बरोटीवाला से सटे क्षेत्र में 7 कंपनियों ने पीएनजी कनेक्शन का लाभ उठाया है और इसके अलावा 20 घरेलू कनेक्शन भी जारी किए हैं। कंपनी नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अपने नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही थी, ताकि उद्योगों को हरित ईंधन की आपूर्ति की जा सके और प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके। सोलन, शिमला के साथ साथ सिरमौर तक भी आपूर्ति ले जाने की योजना बना रहे हैं। वन लगाओ रोजी कमाओ के बेहतर परिणाम, घने जंगल और वन बचाने में शांता कुमार की योजना लाई रंग। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की वन लगाओ रोजी कमाओ योजना के दूरगामी परिणाम आज जंगलों में साफ दिखाई दे रहे हैं। 1980 के बाद जंगल खत्म होने लगे थे, पहाड़ की चोटियां नंगी हो रही थीं। तभी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने 1992 में वनों के विस्तार और संरक्षण के लिए जन सहभागिता अनिवार्य रूप से जंगलों को बचाने के लिए एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया, जिसका नाम वन लगाओ रोजी कमाओ रखा गया। इस योजना में आम लोगों को वनों के साथ जोड़ा गया। मुख्य रूप से युवाओं को वनों से रोजगार के साथ जोड़ते हुए प्रदेश को समृद्धि की ओर बढ़ाया।
जिससे युवाओं में वन संपदा को सुरक्षित और विस्तृत करने के अवसर मिले। युवाओं को आर्थिक लाभ के साथ वनों के विस्तार की प्रेरणा भी मिली। 1992 में लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की आलोचना की थी, मगर आज 30 वर्षों के बाद हम अपने आसपास जो भी जंगल देख रहे हैं, वे सब शांता कुमार की इस योजना का परिणाम है। उदाहरण देते हुए समाज सेवी BR भाटिया ने पंडोह वन परिक्षेत्र की पंडोह बीट में वन लगाओ रोजी कमाओ योजना के माध्यम से 4 हेक्टेयर वन भूमि पर अखरोट, देवदार, चीड़ आदि का पौधारोपण किया था। पूरे क्षेत्र को तार बाड़ लगाकर पौधों को लगाया और जन सहभागिता से बचाया भी। आज यह एक बड़ा और सुंदर जंगल बन गया है। स्थानीय लोगों को जंगल से मिलने वाले लाभ लकड़ी, घास, इमारती लकड़ी तो मिल ही रहे हैं, वहीं शुद्ध वातावरण और हरियाली देखते ही बन रही है। श्री भाटिया ने कहा कि शांता कुमार ने हिमाचल प्रदेश को महत्वपूर्ण योजनाएं देकर विकास की नई गाथाएं लिखी हैं। उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। हाटी समुदाय केस पर आज भी सजेगी अदालत, इस विरोध में दायर 7 याचिकाओं पर हुई सुनवाई। प्रदेश हाई कोर्ट में सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र को हाटी समुदाय के नाम पर जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को इस मामले से जुड़ी करीब 7 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। कुछ लोगों ने जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के पक्ष में याचिकाएं दायर की है, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ छात्रों और अभ्यर्थियों ने जनजाति से जुड़े प्रमाण पत्रों की मांग भी की है, जिससे वे आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सके। इन सभी मामलों पर सुनवाई पूरी न होने पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और गुर्जर समाज कल्याण परिषद जिला सिरमौर ने आरोप लगाया है कि बिना जनसंख्या सर्वेक्षण के ही उक्त क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। परिषद का कहना है कि वे पहले से ही अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। आरोप है कि प्रदेश में कोई भी हाटी जनजाति नहीं है और आरक्षण का अधिकार हाटी के नाम पर उच्च जाति के लोगों को भी दे दिया गया, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को किसी समुदाय के नाम पर तब तक अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया जा सकता जब तक वह अनुसूचित जनजाति के रूप में सजातीय होने के मानदंड को पूरा नहीं करता हो। देश में आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को पहले से ही मौजूदा कानून के तहत क्रमशः 15 और 27% आरक्षण मिल रहा है। इससे उन्हें उच्च और आर्थिक रूप से संपन्न समुदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और पंचायती राज और शहरी निकाय संस्थानों में अनुसूचित जाति समुदायों के स्थान पर अब ST समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की घोषणा की थी। छावनियों के पास अपनी जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे लोग, डा सिकंदर ने रक्षा मंत्री से उठाया यह मामला। हिमाचल प्रदेश के जतोग, सुबाथू और योल में सेना की छावनियों के पास लोगों की निजी भूमि का मामला राज्यसभा सांसद डा सिकंदर कुमार ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उठाया है। सांसद ने सोमवार को नई दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जतोग, सुबाथू और योल में सेना की छावनियों के पास लोगों की निजी भूमि है, लेकिन सेना की छावनियां होने के कारण वे अपनी निजी भूमि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। न तो वे वहां पर अपना मकान बना पा रहे हैं और न ही व्यापारी की दृष्टि से उस भूमि का उपयोग कर पा रहे हैं। इससे भूमि मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सिकंदर कुमार ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश में सेना की छावनियों के साथ लगती लोगों की निजी भूमि को उपयोग में लाने के लिए केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय उचित कदम उठाए, ताकि स्थानीय लोग अपनी भूमि का सार्थक उपयोग कर सकें। ऊना अस्पताल में भिड़ी 2 महिला डॉक्टर, पर्ची को लेकर दोनों में विवाद, उच्चाधिकारियों के पास पहुंचा मामला। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मदर चाइल्ड केयर सेंटर भवन में चल रहे स्त्री रोग विभाग में 2 महिला चिकित्सक मरीजों की पर्ची को लेकर आपस में उलझ पड़ी। दोनों चिकित्सकों के बीच हुए विवाद से अस्पताल में काफी समय तक माहौल गरमाया रहा। इसी बीच एक महिला डॉक्टर के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने अपनी बेटी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के आरोप जड़ दिए। इसके बाद मामला उच्चाधिकारियों के पास पहुंचा गया। अस्पताल परिसर में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा, जिससे अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे रोगियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिला चिकित्सकों के बीच रोगियों की पर्ची को लेकर हुए विवाद को लेकर पूरा दिन अस्पताल परिसर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में 3 महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात है। सोमवार सुबह जब एक महिला चिकित्सक अस्पताल पहुंची तो दूसरी महिला चिकित्सक के पास मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई थी। इसके बाद एक महिला चिकित्सक भड़क उठी। इसके बाद दोनों महिला चिकित्सकों के बीच आपसी नोकझोंक हो गई। महिला चिकित्सक ने आरोप लगाया है कि उसके चैम्बर तक मरीजों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल में उनके बारे में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जबकि दूसरी महिला चिकित्सक का कहना है कि उक्त महिला चिकित्सक द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। चिकित्सक ने बताया कि वह अपने चैम्बर में बैठकर मरीजों की जांच कर रही थी। इसी बीच चिकित्सक ने मरीजों की जबरन ओपीडी की पर्चियां छीन कर ले जाने का प्रयास किया। कांग्रेस भाजपा के शब्दबाण तैयार, तपोवन में आज होगी खूब टकरार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय हुआ है कि विपक्ष सदन के भीतर जो व्यवहार को अपनाएगा, उसे जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में धर्मशाला के एक निजी होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और उसमें मंगलवार से शुरू हो रहे विंटर सेशन को लेकर रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस विधायक सरकार के 1 साल के कामों को सदन के माध्यम से रखेंगे और इन्हीं कार्यों पर सदन में चर्चा भी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विंटर सेशन में सदन के माध्यम से उनकी सरकार के 1 साल के काम बताएंगे और अगली 3 गारंटियों की बात भी करेंगे। वह आपदा राहत और केंद्र से आने वाले पैसे को लेकर भी विपक्ष को विधानसभा के भीतर जवाब देंगे। केंद्रीय मदद को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर डॉ राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। दिल्ली से धर्मशाला पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने आपदा राहत के नाम पर भाजपा नेताओं से सवाल भी पूछ लिया है। राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे लोन की असली वजह भी वह सदन में बताएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री राज्य की वित्तीय स्थिति पर व्हाइट पेपर भी सदन में रख चुके हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक के मामलों को सदन में बताया जाएगा और आगे सरकार की कार्य योजना की जानकारी भी दी जाएगी। बहरहाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। जनहित के मुद्दों पर सदन में होगा हंगामा। जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक। भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में धर्मशाला में एक निजी होटल में हुई। इसमें तय किया गया कि जनहित के मुद्दों पर सदन के भीतर विपक्षी दल आक्रामक रहेगा। चुनाव पूर्व कांग्रेस द्वारा लोगों को दी गई गारंटियों पर सरकार को घेरा जाएगा और भारत सरकार से मिली आर्थिक मदद पर भी सही आंकड़े सदन के भीतर रखे जाएंगे।
राज्य सरकार से लोन के मामले में सवाल पूछे जाएंगे। विधायक दल की बैठक में केंद्र से 3,378 करोड़ की सहायता, आपदा राशि में बंदरबाट। हिमाचल सरकार ने 12 महीने में 12,000 करोड़ का ऋण भी सदन के भीतर उठाया जाएगा। भाजपा को अभी तक कांग्रेस सरकार द्वारा संस्थान बंद करने का जवाब नहीं मिला है। इस मुद्दे को भी प्रबल रूप से उठाया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति और कुलपतियों की नई प्रक्रिया का मामला भी उठाया जाएगा। आपदा राहत में भेदभाव का मामला कई विधायकों ने उठाया। केंद्र से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड से आए पैसे और नेशनल हाईवे के लिए आई धन राशि को लेकर सदन गर्मा सकता है। सूबे के APL राशन कार्ड धारकों को झटका लगा है। डिपुओं के माध्यम से दी जाने वाली चीनी के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। पहले जहां इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलती थी, अब प्रति किलोग्राम चीनी के दाम 33 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इससे प्रदेश के करीब 12 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को चीनी के नए दाम चुकाने होंगे। शीतकालीन सत्र से पहले सचिवालय में सर्वदलीय बैठक, स्पीकर ने सभी पक्ष विपक्ष से मांगा सहयोग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अपने कार्यालय कक्ष में सत्र से पूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष तथा निर्दलीय विधायकों से शीतकालीन सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य सुखराम चौधरी तथा निर्दलीय विधायक होशियार सिंह उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अपनी एक गरिमा है तथा इसका गौरवमय इतिहास रहा है। इसके अनुरूप सभी सदस्य नियमों की परिधि में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं तथा उस पर सार्थक चर्चा करें और सरकार से उसका उत्तर पाएं। उन्होंने सत्तापक्ष से अनुरोध किया कि वे सदस्यों को उनकी सूचनाओं का तथ्यों सहित शीघ्र जवाब दें। श्री पठानिया ने कहा कि उनका भरकस प्रयास रहेगा कि वे सभी को अपनी अपनी बात रखने का मौका देंगे ताकि सदन का समय सार्थक तथा व्यवहारिक चर्चा में व्यतीत हो। श्री पठानिया ने इस अवसर पर कल सदन में लाए जाने वाले विषयों पर जानकारी भी दी और आश्वस्त किया कि वे जनहित में उठाए जाने वाले विषयों पर सभी को चर्चा का मौका देने का प्रयास करेंगे। शीतकालीन सत्र के लिए तपोवन तैयार। कल 11 बजे शुरू होगा सेशन। 23 दिसंबर तक होंगी 5 बैठकें। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र 19 दिसंबर को 11 बजे आरंभ होगा। सत्र के प्रथम दिन पूर्व विधायक बालकृष्ण चौहान के निधन पर शोकोद्गार होगा तथा माननीय मुख्यमंत्री नवनियुक्त मंत्री परिषद के 2 सदस्यों का सदन में परिचय करवाएंगे। यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी। गुरुवार का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। 23 दिसंबर को शनिवार के दिन भी सत्र आयोजित किया जाएगा। श्री पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय तपोवन शीतकालीन सत्र के आयोजन के लिए पूरी तरह सजग है तथा तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मानसून सत्र के दृष्टिगत विधानसभा की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने हेतु 4 दिसंबर को जिला कांगड़ा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए थे। परिवहन सुरक्षा तथा पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त विधानसभा सचिवालय तथा परिसर में चल रहे मुरम्मत तथा विकासात्मक कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए भी विशेषकर लोक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग विद्युत के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जो कि अब पूर्ण हो चुका है।
पूर्व की भांति इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन भवन तथा परिसर को दुधिया रोशनी से सुसज्जित कर आकर्षक तथा खूबसूरत बनाया गया है। सदन की कार्यवाही देखने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थान की उपलब्धता अनुसार अनुमति प्रदान की जाएगी। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं और उन्हें लोकतांत्रिक प्रणाली का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। सदन की दर्शक दीर्घा से सदन की कार्यवाही देखने पर उनके ज्ञान में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी तथा लोकतंत्र की मजबूती का मार्ग प्रशस्त होगा। आम आदमी भी स्थान की उपलब्धता पर अपना पास बनवाकर सदन की कार्यवाही देख सकेंगे। 471 प्रश्न आए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस सत्र में माननीय सदस्यों से कुल 471 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 348 प्रश्न तारांकित तथा 123 प्रश्न अतारांकित हैं, जिन्हें नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 62 के तहत 4 सूचनाएं, नियम 63 के तहत 1 सूचना, नियम 101 के तहत 10 सूचनाएं, नियम 130 के अंतर्गत 12 सूचनाएं, जिसमें पिछले सत्र की स्थगित 2 सूचनाएं भी शामिल हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।